जिसका नाम है बेक साओन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था, जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है, जिसका नाम है होंग हीजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। जो तक साउन कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीजू एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी, जहां अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउन का प्रेस रिलीज लाइव होता है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी, जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउन की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि साउन भी पहले एक न्यूज कास्टर था, लेकिन स्क्रीन पर साउन को देखकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउन और हीजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउन अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है। इधर हीजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउन के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हीजू के स्टेप डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो साउन की मम हीजू से जॉब छोड़कर साउन को सपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि हीजू साउन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। जो सुन हीजू की मम कहती कि क्या इसकी जरूरत है, जो सुन साउन की मम कहती कि ये ना बोले तो ही अच्छा है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हीजू की मम उस पे ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हीजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते की बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर हीजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी, ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उससे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हीजू की कार की ओर बढ़ने लगता है। एनीवेन हीजू की कार के अंदर चला आता है। इधर साउन के फोन पे एक कॉल आता है। साउन का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउन कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउन पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था, जिसने हीजू की कार को हैक किया था और वो अभी हीजू के गले पे चाकू रखकर साउन को धमका रहा था। साउन की फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हीजू की मॉम को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। हीजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और दोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है, तो साउन उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है कौन, क्या तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउन तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद करो। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। साउन कहता है हाँ तो मार दे। कहता है अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउन कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जो सुन किडनैपर को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ वायर से हीजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो किडनैपर उसे छोड़ देता है, अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है, समझी ना। तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है। मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है, लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो किडनैपर गुस्से में हीजू की गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो इस बार साउंड कॉल उठा लेता है। तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो साउंड भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है, जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पर साउंड की ये बात सुनकर तो हीजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लीपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। तो साउन अपने घर के लिए निकलता है। घर में हीजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपने इंजरीज का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद साउन आता है, हीजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है, कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था, जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउन को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3
डिजिट्स 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउंड को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउंड हीजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हीजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हीजू उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हीजू की मॉम कॉल करती है, जो हीजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से उन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसीलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुन हीजू सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउंड उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हीजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउंड की वाइफ के रूप में हीजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हीजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हीजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हीजू साइन कर देती है तो साउंड उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि